चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आपका आज 29,016 रुपये में प्लाट खरीद कर उस पर 53,24,00 रुपये में एक बिल्डिंग की लागत लगाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से कमी कर दी जाए तो कितने वर्ष में ये दोनों समान मूल्य के होंगे, ये बताना है। और जब बराबर की कमी हो और बराबर की वृद्धि होती हो और एक पर कमी और एक पर वृद्धि हो तो कभी ना कभी वो एक बार ना, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी ना कभी बराबर जरूर होते हैं। तो ये कितने साल में दोनों का मूल्य का बराबर होगा, यानी कि इसमें तो बढ़ोतरी की जाएगी और इस वाले मूल्य में कमी करते रहेंगे। जैसे इस वाले मूल्य बढ़ता रहेगा और एक कम होता रहेगा तो ये एक ना एक दिन कभी ना कभी कुछ साल बाद जरूर मूल्य बराबर होगा। तो वो मूल्य कितने साल के बाद बराबर होगा वो बताना है। प्लाट जो खरीदा गया था वो 2,91,600 रुपये का खरीदा गया है और इस पे वो कर रहा है 10% की वार्षिक वृद्धि। ये हर साल 10%, हर साल 10% बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब 110 ले रहा होगा वो, क्योंकि जितने की भी वृद्धि होती है वो हमेशा आपको 100 में जोड़कर लिखना है। अगर 10% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब 110/100 जीरो से जीरो कट जाएगी। और सवाल में ये मालूम किया गया कि कितने वर्ष में, तो माना n वर्ष में ये मूल्य बराबर होंगे। और जो लागत लगाई गई थी उस बिल्डिंग पे, पहले प्लाट खरीदा, उस पर प्लाट पे बिल्डिंग बनाई गई, उस बिल्डिंग को बनाने में रुपए लगे इसके 5,32,400 और ये मूल्य कमी करता रहा। प्लाट जो खरीदा था उस मूल्य में बढ़ोतरी करता गया और जो मूल्य उसने जो बिल्डिंग बनाई थी उस पर जो रेट पैसे खर्च हुए थे उसमें वो कमी करता रहा। तो वो कितने साल की, इसमें भी 10% की कमी हुई है। 10% का मतलब 90 और बटे 100 और कितने साल के बाद, n साल के बाद ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ये उसने मालूम किया। यहाँ से जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से दोनों बराबर है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से इसे काटेंगे हम तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 4 9 36 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, 4 3 12 और 4 1 4। यहाँ बचता है आपका 729 गुणा 11/10 की पावर n, 1331 गुणा 9 की पावर 9/10 की पावर n। ये ऐसे ही रखा है 11/9 की पावर n। और जब इधर का ये 9/10 गुणा में है, इसके बटे इधर आएगा तो इसके बटे में जाएगा और बटे में जाएगा तो संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि 10/9 और इसकी पावर भी n है बराबर 1331 ऐसे ही रहेगा और ये 729 के बटे में पहुंच जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 11 की पावर n बचता है और 1/9 की पावर n। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 11/9 और इस सब की पावर n बराबर 1331 किसकी पावर है, 1331 11/9 और इसकी क्यूब अगर कर दी जाए 3 तो क्या 1331 बनता है, क्योंकि 11 का घन 1331 और 9 का घन 729। और जब बराबर में संख्या रखी हुई हो और आधार समान हो तो आधार से आधार कट जाता है, पावर रह जाती है। तो n बराबर 3, यानी कि 3 साल में इन दोनों का मूल्य बिल्कुल बराबर हो जाएगा जब पहले मूल्य में बढ़ोतरी होगी और बिल्डिंग के मूल्य में कमी की जाएगी। तो आपका आंसर 3 वर्ष है। ये तो तरीका आपका समझाने के लिए बेस्ट था। इसे करना का जब भी आपको 2 मूल्य दिए जाए और समान परसेंटेज पे वृद्धि और कमी हो तो कुछ मत किया करो, दोनों मूल्य ऐसे ही लिख लिया करो 29 16 और बराबर में 53 24 और इनको ही बराबर में रख के और इनमें ही आपस में काट लिया करो। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 729 बार और 4 से कटेगा 1331 बार। इस 729 को मैं 9 की घात 3 लिख सकता हूँ और इस 13 को 11 की घात 3। जितनी यहाँ पावर बनेगी और ऐसा करने पर या तो वर्ग में संख्या आएगी काटने पर या फिर घन में संख्या आएगी। वर्ग में अगर संख्या आए तो पावर 2 रहेगी तो 2 साल बाद आएगा और घन में अगर संख्या है तो पावर 3 रहेगी तो आंसर 3 साल रहेगा। इसकी पावर क्योंकि 9 था और 3 साल के बाद तभी तो ये बना, ये 11 था 3 साल के बाद ये बना, तो इसका मतलब 3 साल के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आपका आंसर ये वाला बन जाएगा 3 वर्ष। आपको ये करना था और यही करना है जब 2 मूल्य में बढ़ती और कमी की जाए दोनों को अलग अलग रेट पर।
अगला सवाल, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, ये बताना। और वर्ग की बात कही गई तो वर्ग का मतलब ये है संख्याएं दो बनती हैं, क्योंकि वर्ग में दो संख्याएं आएगी और दो संख्याएं आएंगी तो इसका मतलब ये है यहाँ वृद्धि सिर्फ प्रत्येक भुजा में कहा गया, तो इसका मतलब भुजा तो दो रही होंगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई में भी 30% की वृद्धि है और चौड़ाई में भी। अगर वो कहे थे लंबाई में तो सिर्फ आप लंबाई करते, लेकिन यहाँ उसने प्रत्येक भुजा कहा है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी लंबाई में भी 30 की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी। 30% की फ्रैक्शन बनेगी कितना, 3/10, यानी कि अगर लंबाई 10 रही होगी तो चौड़ाई उसकी कितनी बढ़ गई होगी, फिर वो 10 से 13 हो चुकी होगी और इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी सब बराबर होती है। तो लंबाई 10 थी, 3 बढ़ गई 13 हो चुकी, और फिर अगली फिर 10 थी चौड़ाई भी और वो 3 बढ़ गई, ये भी 13 हो गई, क्योंकि वर्ग की लंबाई भी चौड़ाई बराबर होगी। लंबाई 10 थी, 3 बढ़ गई 13 हो गई, चौड़ाई 10 थी, 3 बढ़ गई 13 हो चुकी है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, इसका पहली भुजा ये थी, लंबाई ये हुई, चौड़ाई ये हुई, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 100 और लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 169। लंबाई चौड़ाई अगर आयत में देखते हैं तो एल वाई अलग बन जाएगा, एल बी, और लेकिन वर्ग में तो लंबाई भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, तो स्क्वायर बन जाता है। 100 क्षेत्रफल पहले था, वृद्धि होने के बाद 169 हो चुका है। कितने की वृद्धि हो गई, 69 की वृद्धि हुई है। और कितने पर, बस एक 100 ही ऐसी संख्या है जितने की वृद्धि होती है उतने ही परसेंट में बन जाता है, यानी कि 69% की वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में सिर्फ 100 के रहने पर, क्योंकि 100 में तो बढ़ा है, 100 क्षेत्रफल था, 169 हुआ, 69 बढ़ गया किस पे, 100 पे, और गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कर जाएगा, आपका आंसर 69%। अगला सवाल है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% की वृद्धि तथा 30 की वृद्धि करने पर, लंबाई में 40 की और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा। और वर्ग की भुजा बराबर होती है लेकिन आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, अगर वर्ग कहे तो 40% की वृद्धि हो गई, और जब उसने 30% की वृद्धि लंबा चौड़ाई में की तो चौड़ाई में तो जाहिर सी बात है, पहले अगर दोनों की भुजा बराबर रही होगी, एक भुजा में तो उसने कर दी 40 की बढ़ोतरी और दूसरी भुजा में की इसने 30 की, तो दूसरी भुजा तो छोटी बन जाएगी, और जब भुजा छोटी बड़ी बन जाती है तो वो भुजा आयत बन जाते हैं, यानी कि वो चित्र जो बनता है आकृति का वो आयत का बन जाता है। परसेंट से उठाना है, अगर 40% की वृद्धि हुई है किसमें, लंबाई में, तो 40% का मतलब 2/5, यानी कि अगर वर्ग की लंबाई 5 रही होगी तो 2 बढ़ चुकी है, अब कितनी हो गई, 5 से 7 हो गई। अब चौड़ाई में 30% की कमी, 30% की वृद्धि, ये चौड़ाई हो गई। 30% की फ्रैक्शन का मतलब 3/10, और अगर चौड़ाई उसकी 10 रही होगी, 3 बढ़ चुकी है, अब कितनी हो गई, 13, और क्षेत्रफल बनता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ये थी, चौड़ाई ये है, 10 पंजे 50, और यहाँ पर भी लंबाई बढ़कर इतनी हो गई थी, चौड़ाई बढ़कर इतनी हो गई, तो 13 सत्ते 91। क्षेत्रफल 50 था, 91 हो चुका है। ये वाला क्षेत्रफल वर्ग का है क्योंकि ये लंबाई में वृद्धि हुई है और ये चौड़ाई में। क्षेत्रफल 50 से 91 हो चुका, कितना बढ़ा, 41, और कितने पर, 50 पर, और जिस पर बढ़ता है वो नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, और 50 दूनी 100 और 41 दूनी 82, यानी कि 82% आयत का क्षेत्रफल बढ़ चुका है दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल से। अगला सवाल है आपका, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पहले वाला रहे, चेंज ना हो। तो चौड़ाई में कमी करनी है, और कमी नहीं, उसमें परसेंटेज बताना है कि कितने % की, और परसेंटेज बताने के लिए पहले कमी का पता होना चाहिए कि कमी है कितनी। अगर आप शुरू में चौड़ाई 10 मानते हो और कमी करके वो 8 बच रही है, तो आप 2 की कमी करोगे नहीं, क्योंकि 10 चौड़ाई आपने शुरू में मान ली और कमी होगी, कम होकर के वो 8 बच रही है, तो इसका मतलब 2 की कमी हुई। और परसेंटेज बताने के लिए जितनी कमी होती है वो ऊपर और जितनी संख्या वो होती है वो नीचे, और 100 से गुणा, तो परसेंटेज में बनेगी, यानी कि 20%। तो यहाँ पर हमने 20% की कमी कर दी,
लेकिन सवाल में इसी तरीके से लंबाई यहाँ पर मैंने चौड़ाई 10 मानी थी, 8 की कमी हो गई थी, लेकिन चौड़ाई यहाँ पर कुछ और माननी है, कमी कुछ और निकलेगी, लेकिन करना परसेंटेज ऐसी है, जितने की कमी होगी पहले वो निकालना आपको, और जितने पर कमी होगी वो संख्या चाहिए, और परसेंटेज के बनाने के लिए 100 से गुणा। लंबाई अगर मैं मानता हूँ उसकी x रही होगी, तो चौड़ाई y रही होगी शुरू में, अभी तक ये शुरुआत चल रही है, लंबाई और चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल अगर मैं बनाऊं तो क्षेत्रफल आयत का आप जानते होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि xy हो गया, ये होगा क्षेत्रफल। लेकिन अब लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, तो लंबाई तो x थी, अगर आप लंबाई को 100 मानते हो और 60% की वृद्धि कर रहे हो, तो इसका मतलब 160/100 यानी कि अब कितनी हो गई, 160 बनी। लेकिन लंबाई 100 नहीं x है, तो x और 60% की वृद्धि 100 में डायरेक्ट जोड़ कर लिख लो, तो 160/100 और 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100, यानी कि लंबाई जो बनी अब 8x/5 बन गई वृद्धि होने के बाद। तो लंबाई हुई 8x/5, लेकिन जब चौड़ाई में कमी हुई, कमी कितनी हुई पता नहीं, कितने परसेंट पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कमी रहने के बाद चौड़ाई z बच गई। जब कमी हुई तो वो चौड़ाई z बची, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हुआ, और लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल किसके बराबर है, xy के, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई बनी ये वृद्धि होने के बाद बनी, जब ये वृद्धि होने के बाद लंबाई बन रही है, और ये तो कमी होने के बाद बनेगी, और कमी होने के बाद z ही बच रही है, और क्षेत्रफल उसने कहा कि पहला वाला चाहिए, तो पहला वाला क्षेत्रफल कितना था, xy, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो z बराबर x से x कट जाएगा, ये 5 की गुणा में जाएगा, तो 5y/8, यानी कि जब कमी हुई जितने की भी हुई होगी, कमी होने के बाद चौड़ाई 5y/8 बची। पहले जो भी रही होगी उसमें कमी हुई, लेकिन कितने की ये पता नहीं, 5y/8 बच रही। और आप बताओ इस 10 के स्थान पर शुरू में y था, तो y यानी कि 10वां चौड़ाई, 8 रह गई, वो तो रह कितनी गई, 5y/8, यहाँ पर 8 रह गई, यहाँ पर 5y/8, लेकिन कितनी कम हुई ये तो निकालने के लिए आपको पहली वाली में से और जितनी रह गई वही तो घटाया था। पहली वाली y थी और रह गई है जब 5y/8, तो कितनी कमी हुई, तो कमी जो निकलेगी इसकी कमी वो तो यही निकलेगी y में से, पहली वाली में से, और 5y/8 ये घटाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि हमें कमी कितने की हुई है। जैसे कि इस y के स्थान पर सिर्फ 10 है और कमी होकर 8 बची, लेकिन कितने की कमी हुई, वो 2 की कमी हुई थी, वो घटाया था आपने पहली वाली में से, जितनी बची थी वो घटाया, तब कमी निकल पाई। पहली y थी, अब बच इतनी रही है, तो कितनी कमी हो गई वो निकल जाएगा इससे, 8y इधर आ जाएगा गुणा में, 5 घट जाएंगे तो 3y/8, यानी कि 3y/8 की चौड़ाई वो अब वो रह गई, इतने की कमी हो गई इसमें। अब जितने की कमी होती है वो तो ऊपर, और जितने पर होती है वो नीचे। ये बताओ 3y/8 रही, कमी हुई है, कितने पर हुई कमी हो, y पर, तो y नीचे आएगा, इसी पे तो कमी हुई है, तो y नीचे आएगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा की जाती है, y से y कटा, 3/8 और गुणा 100, और 3/8 की फ्रैक्शन बनती है 37.5%, यानी कि उसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी होगी, तब जाकर क्षेत्रफल पूरा पहले वाला रहेगा। यही आपका आंसर है। बेस आपका हो चुका है, और एग्जाम में अगर कभी इस तरह का सवाल आए कि आयत में इतने की, लंबाई में इतने की वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल पहले वाला बनाना हो, चौड़ाई में जरूर कमी करवाएगा वो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाली फ्रैक्शन उठानी है, और 60% की फ्रैक्शन बनेगी आपकी 3/5, यानी कि लंबाई पहले 5 रही होगी, 3 बढ़ चुकी है, तो 5 से वो 8 हो गई। बस आपको इसी में से कन्वर्ट कर लेना है। वो पहला वाला क्षेत्रफल बनाना चाह रहा है, क्षेत्रफल बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई का होना जरूरी है, लेकिन इन सवालों में आप ऐसे करते हो तो आंसर आ जाता है सेम। 8 में कमी करनी होगी 5 में लाने के लिए, पहले 5 था अब 8 है, तो 8 से हमें वापस 5 पे आना है, तो यहाँ क्षेत्रफल पहले वाला मानना है, तो 8 से हमें वापस 5 पे आना है, तो 3 की कमी करनी होगी, और 8 में करनी होगी, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, और 3/8 की फ्रैक्शन 37.5%, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। और जाहिर सी बात है, जब त्रिज्या में कमी हो रही है, त्रिज्या छोटी हो रही है, तो क्षेत्रफल भी जरूर छोटा होगा। अगर मैं पहले त्रिज्या यानी कि r 100 मानता हूं और 50% की कमी हुई, तो इसका मतलब आज जो कमी हो गई
कमी होने के बाद ये आर कितना बचा, कमी होने के बाद आर बची 50। पहले R1 थी तो 100 सेंटीमीटर, कुछ भी जो भी होगी 100 थी, और अब R2 जब 50% की कमी हुई तो 100 में से 50% का मतलब आधी कम होगी, तब वो बची 50। इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है वो बताना है, और कमी के लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा, बड़ा क्षेत्रफल तो उसी वृत्त का हो सकता है जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी, और छोटा क्षेत्रफल उसका होगा जिसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो इसका क्षेत्रफल बनेगा कितना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऐसी रहेगा, और आर का मान 100 था और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10,000। ये पहले वाला क्षेत्रफल था, और जो त्रिज्या कम हुई तब उसका क्षेत्रफल क्या बना आपका पाई, और आर का मान 50 है तो 5 पंजे 25 यानी कि 2500 पाई 2500, ये इसका त्रिज्या जब कम हुई वो क्षेत्रफल बना। इतना पाई 10,000 क्षेत्रफल था और पाई 2500 क्षेत्रफल बचा, कितना कम हुआ वो इसमें से आप घटाओगे तभी तो निकल आएगा। तो इसमें से जब घटाएंगे तो हम पाई तो पाई कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बच रहा है, अंदर बचता है आपका 7,500, यानी कि 7,500 पाई इतने की कमी हुई है। और जिस पे कमी होती है वो संख्या ऊपर, सॉरी जितने की कमी होती है वो ऊपर, और जिस चीज में कमी होती है वो संख्या नीचे आती है। कमी तो इसमें हुई, पहले क्षेत्रफल ये था, बच करके अब क्षेत्रफल इतना बचा, तो 7,500 पाई की कमी हुई है किस पर, पाई 10,000 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, पाई से पाई बचता है आपका 75, यानी कि इसके क्षेत्रफल में 75% की कमी हो चुकी है। ये तो आपका तरीका था करने का। अगर आप फ्रैक्शन से करना चाह रहे हो, जो परसेंटेज जितने की कमी हो या वृद्धि हो, बस उसका ध्यान रखना, 2 बार प्रक्रिया करनी है आपको। 50% की फ्रैक्शन बनती है आपकी 1/2, यानी कि त्रिज्या पहले 2 रही होगी, 1 की कमी हो गई तो 2 से 1 बची, और फिर 2 रही होगी त्रिज्या तो फिर से 1 कमी हो गई। तो ये करना है आपको, 2 दूनी 4 और 1 ही करना 1, यानी कि क्षेत्रफल पहले 4 था अब 1 रहा, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, किस पे, 4 पे, और गुणा 100, और 25 चौका 100, और 25 क्या 75, यानी कि 75% की उसके क्षेत्रफल में कमी हो गई। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका, किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी गई तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी ये बताना है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद ना हो तो सवाल हो तो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन से हो जाएगा। अगर आपको बेस से करना हो तो वो देख लेना। त्रिज्या मानता हूं मैं R1 पहले 100 रही होगी और 50% की वृद्धि हो रही, तो अब कितनी हो गई होगी वो, यानी कि R2 अब वो बन गई हो गई 150। पहले 100 रही थी, अब 50 की वृद्धि होगी तो 150 हो चुकी है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का होता 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पहले जो 100 सेंटीमीटर कुछ भी हो, त्रिज्या 100 थी, इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर के मान के स्थान पर 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000। ये तो पहले क्षेत्रफल हुआ। अब त्रिज्या बढ़ चुकी तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, त्रिज्या ही तो बढ़ी है, सूत्र वही रहेगा क्षेत्रफल निकालने का। तो 4 पाई आर के स्थान पर अब पहले 100 था, अब 150 हो गया, तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी। पहले क्षेत्रफल ये था, बढ़ करके अब ये हो चुका। उसने पूछा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि, और वृद्धि निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि कितने बढ़ा है वो। तो 4 पाई 10,000 से 4 पाई 22,500 हो चुका है। कितने की वृद्धि हुई, इसमें से ये घट जाएगा तो आपके पास वृद्धि आएगी 4 पाई 12,500। इतने की वृद्धि हो चुकी है। और कितने क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है 4 पाई 10,000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 0, 4 पाई से 4 पाई आपका बचा 125। यानी कि पहले जब 100 थी त्रिज्या तो पहले जो भी क्षेत्रफल रहा होगा वो था, लेकिन जैसे ही 50% वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो चुकी है। यही आपका आंसर है। अब आपको फ्रैक्शन से करना है। 50% की वृद्धि हो रही है तो 50% का मतलब 1/2। अगर त्रिज्या 2 रही होगी, 1 की वृद्धि हो गई तो 2 से 3 हो चुकी है। बस प्रक्रिया 2 बार करनी है, क्योंकि वर्ग हो, त्रिज्या हो, वर्ग हो, वृत्त हो या गोला हो, प्रक्रिया 2 बार करनी है। पहले 2 थी, 1 वृद्धि होगी 3 होगी, फिर त्रिज्या 2 थी, 1 की वृद्धि होगी 3 हो गई, 2 दूनी 4 और 3 क्या 9, यानी कि क्षेत्रफल 2 रहा होगा, सॉरी 4 था, बढ़ करके 9 हो चुका है। 5 की वृद्धि हुई कितने पर, 4 पर, और गुणा 100, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 पंजे 100,
25 यानी कि 125% की वृद्धि हो चुकी है। अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है ये बताना है। यानी कि जो भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रहा होगा वो मान इसके आयतन के मान का कितने % है ये बताना है आपको। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और r का मान कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r का मान है 10 और r स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 100 4 पाई r स्क्वायर। और ये बराबर कहा है संख्यात्मक मान का कितने % का कहा है तो आप यहाँ गुणा में लगा सकते हो वरना बराबर में भी रख सकते हैं। और इसके आयतन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो गया 4 पाई r स्क्वायर, r का मान 10 था तो स्क्वायर हो जाएगा 100 और आयतन होता है इसका 4/3 पाई r की क्यूब। और r ये वाला मान भी जब इसने कितने % कहा है तो इसका मतलब r भी भैया क्योंकि गोला तो एक ही है, गोला चेंज नहीं हुआ तो गोला यही था तो इसलिए त्रिज्या भी उसकी वही रहेगी जब गोला चेंज नहीं हुआ। तो r की क्यूब का मतलब यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और ये कहा है कि कितने % है माना x% है तो x/100 x% माना तो x/100 कर लेगा। ये 2 0 से ये वाली 2 0 कट जाएगी, इस वाली 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। यहाँ सिर्फ बचा कुछ नहीं, ऊपर x और 1 बच रहा, इधर भी कुछ नहीं बचा और आपका सिर्फ इधर ओनली 10 बचता है। और यहाँ पर x यानी कि 10 बराबर x बटे नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। x बराबर अगर मैं करता हूँ तो 10 या 30 यानी कि 30% था वो उसका संख्यात्मक मान आयतन। जो भी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था उसका उसके आयतन का संख्यात्मक मान 30% था और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले को कितने मत मिले ये बताना है। और 40% मिले हैं तो इसका मतलब टोटल जो मत पड़े होंगे क्या वो 100% पड़े होंगे। उस चुनाव में टोटल 100% मत डाले गए थे लेकिन 2 उम्मीदवार थे और एक को मिले 40%। और आप मुझे बताओ 100 में से अगर एक को 40% मिल चुके हैं दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को 60% मिले होंगे। और आप बताओ वो 40% मत तो लिए लेकिन वो 15,000 मतों से हार चुका, तो क्या ये वाला हारा है या ये वाला हारा है? 40% वाला हारा है। जीतने वाला 60% था तो हारने वाला कितने % से हारा है? क्योंकि 40% मत मिले और ये हार चुका है लेकिन हारा कितने से? अगर इसे 20% और मत मिल जाते क्या ये जीत जाता? 20% मत मिलते तो ये जीत जाता। तो इसका मतलब 20% से हारा है, परसेंट में तो 20 से हारा है लेकिन मतों में 15,000 से हारा है। और हमें बताना है कि जीतने वाले को कितने मत मिले। जीतने वाले को तो 60% मिले होंगे। जब 20% बराबर 15,000 है 3 से गुणा इधर कर दो और 3 से ही इधर कर दो तो 60% बराबर कितना आ जाएगा? 15 या 45 यानी कि जीतने वाले को 45,000 मत मिले थे। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 7500 मत पड़े टोटल और इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले? इसमें परसेंटेज नहीं बताना, पहले वाले को तो 55% मिले लेकिन दूसरे वाले को कितने मत मिले वो बताना है। और मत जो मिलते हैं और हार जीत जो होती है वो वैध मतों से होती है, अवैध से नहीं। टोटल पड़े तो 7500 थे लेकिन 20% अवैध हो गए तो जो बचे हैं 80% वो बचे होंगे वैध वाले, उसमें से इन्हें बांटे गए थे। इसे वैध मत निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपका ये है 20% फ्रैक्शन का मतलब 1/5 यानी कि टोटल मत अगर 5 होंगे एक मत वैध अवैध घोषित होगा। सही वाले कितने बचे? सही वाले 4 बचे। और ऊपर की संख्या मैंने बताया वही माननी है जो परसेंटेज के बाद शब्द लिखा हुआ शब्द है अवैध घोषित। तो इसका मतलब टोटल 5 थे, एक अवैध हो गया। सही कितने बचे? सही वाले 4 बचे लेकिन टोटल 5 हमारे हिसाब से हैं और सवाल के हिसाब से टोटल कितने हैं? 7500। तो एक बराबर आ जाएगा आपका 1500 यानी कि एक का मान अगर 1500 है और हमें वैध मत निकालना है। वैध मत तो हमारे 4 है
क्योंकि टोटल 5 थे, एक अवैध हो गया यानी कि बेकार हो गया, तो 4 सही वाले बचे। तो आपको 4 से गुणा इधर कर देनी है और 4 से ही इधर कर देनी। तो आपके जो सही वाले मत थे वे थे 6000। इन 6000 मतों में से दोनों उम्मीदवारों को अलग अलग मत मिले। एक को मिले 55%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को 45% मिले होंगे। 6000 में से 45% मिले, तो 45% को अगर संख्याओं में बनाना हो तो सीधे 45% निकाल दो इसका, आपके पास मान आ जाएगा। और 60 की जब 45 की गुणा होगी तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 1, 624 और 3, 624 और 3 27 और 1 0 ऐसे ही रह जाएगा। यानी कि दूसरा जो उम्मीदवार था उसको 2700 मत मिले थे वैध में से। पहला तरीका आपका यह था। दूसरा तरीका वैध मत निकालने का आपका, टोटल 7500 मत थे, 20% अगर वैध अवैध हो गए हो तो 80% तो वैध बचे होंगे। तो आप इसका सीधा 80% निकाल दो, जो आपके पास वैध मत आ जाएंगे। और 75 को जब 80 गुणा करेंगे तो 0 ऐसे आएगा। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि टोटल 6000 वैध मत थे। अब आप इसका 45% निकाल दो, क्योंकि एक को 55% मिले थे तो दूसरे को 45% मिले होंगे। लेकिन 45% में नहीं बताना, हमें संख्या में बताना। तो इसका 45% निकाल दो, मान आ जाएगा 2700। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। तो पूरे चुनाव में कितने मतों का प्रयोग किया गया? इसमें वैध और अवैध दोनों आने हैं, क्योंकि टोटल प्रयोग किए गए हैं। और जब टोटल प्रयोग किया जाता है तो पहले प्रयोग करने से ये पता नहीं लगाता कितना वैध है कितना अवैध है। तो टोटल बताने हैं हमें, वैध भी और अवैध भी। अगर टोटल परसेंट 100% मत पड़े होंगे और एक ने जीते हैं कितने? 52%। एक उम्मीदवार को 52% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? दूसरे उम्मीदवार को 48% मिले होंगे। आप बताओ 48% वाला जीतता होगा या 52% वाला? 52% वाला जीतेगा। और 52% वाला जीतता तो है, लेकिन कितने परसेंट से जीतता है ये? क्योंकि 48 तक तो ये भी आ गया था हारने वाला भी, और ये 52 पे आया था, दोनों को 48 और 52 मिले, फिर भी ये जीत गया। और ये जीतता कितने परसेंट से है? 4% से। अगर 4% इसे ना मिले होते, इसे मिलते तो ये जीतता, लेकिन 4% इसके कम रह गए तभी तो ये हार गया। तो इसे ज्यादा मिलेगा तो ये 4% से जीतता है। परसेंट में 4 से जीतता है, लेकिन मतों में कितने से जीतता है? 98। तो 4% बराबर 98, और टोटल 100% पड़े थे तो 25 से गुणा इधर कर दो आप, 25 से ही इधर, तो 100% बराबर टोटल मत। अभी तक जो वैध थे टोटल ये वे हो चुके हैं पढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो हार जीत होती है, हार जीत वैध मतों को होगी। ये वैध मत निकल कर आ रहे हैं आपके। 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगे 20, 25 नामा 225 और 20 हो जाएंगे आपके 245, यानी कि 2450 तो बे मत थे जिन पर हार जीत हुई थी। लेकिन टोटल कितने मत पड़े गए थे? उसमें से 68 मत तो अवैध थे, तो अवैध भी जोड़ने पड़ेंगे। तो कुल मत जो मिलेंगे उसमें, जो कुल मत पड़े थे तो वे यहाँ पे 2450 में आपको 68 प्लस करना होगा। अब आपका आ जाएगा 8 और 6 5 11, 5 और 2, 2518 टोटल उस चुनाव में मत पड़े थे। और यही आपका आंसर है। अगला सवाल, 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इसमें वाष्पीकरण के द्वारा 1 लीटर पानी भाप बनकर शेष बचे हुए पानी में, यानी कि शेष बचे हुए घोल में नमक कितने परसेंट है वो बताना है। टोटल मिश्रण 6 लीटर का था और इसमें नमक का, और नमक भी किसी न किसी चीज में घोल ली गई होगी। तो जब देखा गया तो 5% नमक मिला, तो जो 5% नमक अगर निकाल दिया गया इस 6 लीटर में से, तो बाकी जो घोल बचा वो बाकी पानी हो या कुछ भी और चीज हो, कोई अन्य पदार्थ, वो बाकी शेष बचेगा। और ये कहा है कि 1 लीटर पानी वाष्पीकरण उड़कर बन गया, यानी कि वाष्पीकरण हुआ तो वो भाप बनकर चला गया, निकल गया बाहर। टोटल 6 था, 1 लीटर पानी भाप बना उड़ गया, बचा कितना? बचा टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण 5 लीटर बच रहा है। अब बताना है कि उस 5 लीटर मिश्रण में नमक कितने परसेंट है वो बताना है। क्योंकि 6 लीटर था तो नमक 5% था। अब जो घोल था वो कम हो चुका है और नमक बताना है कितने परसेंट है। तो पहले ये तो पता कर ले कि इस 6 लीटर में नमक था कितना। तो टोटल 6 लीटर मिश्रण था और इसका 5% नमक है, तो 5/100 और 6 पंजे 30 हो जाएगा, या इससे काट लो 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे हम 3 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, और 10 से जब कटेगा तो 0.3, यानी कि 0.3 जो था उसमें नमक था।
उस घोल में अगर 0.3 घोल में नमक था, बाकी जो शेष बचा 5.7 वो तो वो बाकी घोल रहा होगा जिस चीज में वो नमक घोली गई होगी। अब 1 लीटर पानी बाष्पीकरण बनकर उड़ गया, तो बताओ 6 लीटर में से एक जब उड़ चुका है तो कितना लीटर बच गया? अब घोल बचा 5 लीटर। अब इस 5 लीटर में ये नमक कितने परसेंट है? अब ये वाला परसेंट में नहीं है, ये तो अब मात्रा में आ चुका है, तो ये परसेंट में बताना है। तो 0.3%, और कितने में? 5 में से कितने परसेंट, यानी कि 100%। और पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा आपका 2 बार, और 2 तिया 6, यानी कि उस 5 लीटर के मिश्रण में वो 0.3 जो नमक था, मात्रा में 0.3 था, लेकिन परसेंट में देखा जाए तो परसेंट वो 6% बचा है, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल, 9 मिलीलीटर लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए? यानी कि पानी डलवा रहा है, और आप मुझे बताओ, जब ये 9 लीटर एल्कोहल, ये जो भी मिश्रण था, ये लोशन, ये 9 मिलीलीटर का, ये किसी न किसी बर्तन में तो रखा होगा, और उस बर्तन में पानी भी होगा और एल्कोहल भी होगा। 50% एल्कोहल है तो इसका मतलब 50% एल्कोहल है तो 50% पानी होगा, और 50% का मतलब उस चीज का आधा, टोटल 9 था तो 4.5 लीटर एल्कोहल है और 4.5 लीटर पानी है। अगर आप उस बर्तन में एक साथ वो पानी डालोगे तो ये बताओ सिर्फ पानी पानी बढ़ेगा या पूरे लोशन की मात्रा बढ़ेगी? पूरे लोशन की भी तो मात्रा बढ़ेगी। और अगर पानी बाहर निकाल करके और एल्कोहल बाहर निकाल करके तब एल्कोहल में ही पानी, वो सॉरी, पानी पानी में मिलाया जाएगा तो एल्कोहल थोड़ी बढ़ेगा, फिर एल्कोहल नहीं बढ़ेगा। अगर आप बर्तन में ही उसमें पूरा पानी डाल लोगे तो पूरे मिश्रण में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप पता नहीं कर सकते कि हाँ मिश्रण में, क्योंकि बर्तन लिया उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, 4 लीटर एल्कोहल था, अब मैं कुछ पानी और डाल दूं तो क्या सिर्फ पानी बढ़ जाएगा या पूरा मात्रा बढ़ेगी? पूरे मिश्रण की मात्रा बढ़ती है। तो दो तरीके से हो सकता है ये। 9 मिलीलीटर टोटल था और इसका 50% आप निकाल लोगे, परसेंट नीचे आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कर जाएगी, 9 पंजे 45, यानी कि 4.5 मिलीलीटर जो भी है एल्कोहल है, और 4.5 ही आपका पानी बचा। ये एल्कोहल भी 4.5 है, और 4.5 ही क्या बचा? वाटर, यानी कि पानी, वाटर बचा। अब उसने कहा कि इसमें पानी डालना है, पानी पानी तो यही है, तो 4.5 पानी था फिलहाल, और इसमें कुछ पानी और डाला गया, माना कितना पानी डाल दिया गया? x लीटर पानी डाल दिया गया। आप अगर यहाँ पर पूरा मिश्रण रखोगे तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, और मिश्रण नहीं रख रहे हो तो ये बताओ, अगर 4.5 पानी था और इसमें x पानी और डाला गया, x लीटर पानी या मिलीलीटर, तो नीचे जो बचा बाकी तो 4.5 वो एल्कोहल ही बच रहा है। इसमें पानी की मात्रा मैंने, क्योंकि पानी में डालने को कहा गया तो मैंने पानी में x मार दिया, और 50-50 था तो इसलिए दोनों संख्या सेम रहेगी। ऊपर की संख्या क्या है? ये पानी वाली, और नीचे एल्कोहल वाली। और आप बताओ एल्कोहल कितने परसेंट बनवा रहा है? वो 30%। अगर एल्कोहल 30% बन रहा है तो 70% क्या बनेगा? 70% पानी बनेगा, तो इसका मतलब 70% पानी बना और एल्कोहल 30%। एल्कोहल यही तो है, पानी ऊपर डाला गया, 0 से 0 कर जाएगा, 3 से गुणा होगी तो इसमें 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, पॉइंट आ जाएगा, प्लस के 3x और बराबर 7 की गुणा करोगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, और 7 चौक 28 और 3 31, पॉइंट ऐसे आ जाएगा। 3x ये ऐसे रखा है यहाँ पर, और जब 31.5 में से 13.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 ऐसे आ जाएगा, और 11 में से 3 जाएंगे 8 ऐसे आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 ऐसे, और पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मान होता नहीं है, हट जाएगा। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, यानी कि उसमें 6 लीटर या 6 मिलीलीटर पानी, 6 मिलीलीटर पानी और मिलाया जाएगा, तब जाकर के एल्कोहल 30% होगा, और ये आपका आंसर है। पहला तरीका आपका ये बन चुका, हमने पानी मिलाया था लेकिन एल्कोहल में कुछ नहीं मिलाया, तो पानी 70%, एल्कोहल 30% बनाया था, तो बाकी बचा उसका एल्कोहल। दूसरा तरीका ये है, 4.5 तो पानी था, x लीटर पानी और मिला दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया नीचे मिश्रण पूरा। और आप मुझे बताओ, अगर ये पूरा मिश्रण है और पानी मिलेगा तो क्या इस मिश्रण की मात्रा नहीं बढ़ेगी? पानी जब गिर जाएगा एक उसी बाल्टी में, उसी बर्तन में, जिस बर्तन में चीज रखी गई थी
उस बर्तन में ही पानी मिला दिया। हमें पता था 4.5 पानी है, 4.5 अल्कोहल है, और हमने कुछ लीटर पानी और घेर दिया, तो पानी तो बढ़ेगा ही, लेकिन पूरे मिश्रण की मात्रा भी तो बढ़ेगी। तो पूरे मिश्रण की मात्रा भी तो उतनी बढ़ेगी जितना पानी गया था। तो पानी कितना गया था, x। और बताओ पानी जो है ये वाला, बताओ ये टोटल, ये तो पूरा मिश्रण है, और पूरा मिश्रण तो अपने आप में 100% है। तो पूरा मिश्रण अगर अपने आप में 100% होगा तो नीचे 100 रखा जाएगा। और अल्कोहल बना रहा है कितना, वो कितना पॉइंट आया कि अल्कोहल 30% बन जाए। पूरा मिश्रण 100 था और ये बनेगा आपका 30, क्योंकि यहाँ पर जो रखा गया है नीचे वाली संख्या, ये पूरे मिश्रण की संख्या रखी गई है, और ये पूरा मिश्रण 100% होगा। इसमें अल्कोहल भी होगा और पानी भी होगा, सब चीज होगी इसमें। 0 से 0 कट जाएगा, इस 10 की गुणा 45 में होगी तो 45 आएगा, और प्लस के 10x, और बराबर इस 3 की गुणा इसमें होगी तो 9 27, और प्लस के 3x, और 10x इधर है और 3x उधर है, तो इधर माइनस का आएगा तो 7x बचेगा, और बराबर 45 में 27 आएंगे तो 15 में 7 गए 8, और 4 में से 2 जाएंगे, सॉरी 3 में से 2 जाएगा 1। देखो ये 4.5 प्लस x ये पानी की मात्रा है, और ये कहा गया था 30% अल्कोहल, तो ये 30% अल्कोहल है, और हमें चाहिए पानी। अगर 30% अल्कोहल था तो 70% पानी बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 70। अब 0 से 0 कर जाएगा, इसकी कैलकुलेशन होगी तो 7 रम 63, और प्लस के 7x ऐसी रहेगा, और 10 की गुणा इसमें होगी तो 45, प्लस के 10x, 7 प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, यानी कि 10 में से 7 जाएंगे तो 3x, और 63 में से 45 आएंगे तो 18, और x बराबर 6, यानी कि 6 मिलीलीटर उसमें पानी मिलाया था। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो ये तरीका अपना लेना या ये वाला तरीका, आंसर सेम आएगा। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, और इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। और मिश्रण में पानी डालने की बात की गई है। अगर ये कोई बर्तन है, ये आपके पास कोई बर्तन हुआ, और इस बर्तन में समझ लो 40 लीटर मिश्रण है टोटल, अभी तक 40 लीटर। इस 40 लीटर में से 10% पानी है, तो 10% में मतलब मात्रा में तो पानी होगा। तो पहले तो ये देख लो कि पानी है कितना, तो 40 का 10% निकाल लोगे आप तो कितना आएगा 4, यानी कि 4 लीटर पानी था। जो पानी था उस 40 मिश्रण में, 40 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी है। आप बताओ अगर 4 लीटर पानी है, बाकी बचा क्या, बाकी तो दूध होगा, तो 36 लीटर दूध होगा। लेकिन इसने पानी जो मिलाया गया तो पूरे इस मिश्रण में कितना पानी, मिश्रण का मतलब तो दूध और पानी दोनों होगा। और आप बताओ अगर इस बर्तन में मैं कुछ पानी और डाल दूं तो पानी की संख्या तो आपको पता है बढ़ेगी, क्योंकि 4 लीटर हमें पानी पता है कि 4 लीटर पानी था, लेकिन कुछ लीटर पानी और डाल दिया, तो आप जो लीटर पहले पानी था उसमें जितना भी लीटर पानी डाल लोगे वो जोड़ दोगे और पानी भी बता दोगे। लेकिन बताओ टोटल मिश्रण की मात्रा भी तो बढ़ेगी, इस वाले टोटल मिश्रण में पानी नहीं बढ़ने का, वो भी तो बढ़ा जाएगा। तो पूरे मिश्रण में पानी डालना है, तो पानी था 4, और पानी डालेंगे जितना भी पानी डालेंगे तो पानी में तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरे मिश्रण में भी मिलेगा 40 प्लस के x, वो पानी की संख्या में तो जरूर मिलेगा, लेकिन टोटल मिश्रण तो 40 था। इस 40 मिश्रण में भी उस पानी की गिनती होगी, क्योंकि इसमें भी ऐड होगा वो, तो वो कितना हो जाएगा फिर 40 प्लस के x हो जाएगा, जितने लीटर भी पानी डालोगे। अगर आपने 4 लीटर पानी डाला तो 4 लीटर तो अभी तक तो था, 4 ही और डाल दिया तो आप पानी गिनोगे इसमें 8 लीटर। लेकिन अगर पूरे मिश्रण की बात करें तो पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा, पूरा मिश्रण तो 44 हो जाएगा, वो 4 लीटर तो पूरे मिश्रण में भी गिना जाएगा। तो इसलिए आपको पूरे मिश्रण में भी x जोड़ना पड़ेगा, यानी कि वही चीज जोड़नी पड़ेगी जितना पानी आपने डाला था। ये पानी डाला तो पानी में ऐड हुआ, और यही पानी जब हम पूरे मिश्रण डाल रहे हैं तो इस पूरे मिश्रण में भी ऐड होगा। और ये बाद में कितना बचता है, मिश्रण में 20% पानी हुआ है, पानी ऊपर वाला है। अगर 20% पानी है तो आप मुझे बताओ इस वाले मिश्रण में 40 तो पहले था, 4 और आ चुका है, तो टोटल मिश्रण में तो है ये, इसमें दूध भी और पानी भी है, और वो दूध और पानी कितने % होगा अपने आप में 100% होगा। तो 20 से कट जाएगा 5 बार, इस 5 की गुणा इधर होगी तो 5 चौक 20 प्लस 5x, और बराबर 1 बचता है, और इसकी गुणा रहेगी तो ऐसे 40 प्लस के x, और ये बचेगा आपका 4x, ये x इधर आ जाएगा, और 20 उधर जाएगा तो 20, और आपका x बराबर आ जाएगा 4 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि उस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाला गया था, तब जाकर के वो मिश्रण में 20% पानी बना था। दूसरा तरीका इसका ये है,
हमें पता चला इस 40 मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला, ठीक, और हमने इसमें कुछ लीटर पानी और डाल दिया, माना x लीटर पानी डाला, तो जब 4 लीटर पानी था तो बाकी जो संख्या बची वो 36 लीटर तो दूध की बची। अब दूध अलग है और पानी अलग है, यहाँ पर दूध और पानी दोनों मिक्स था, यहाँ पानी अलग हो चुका है, दूध अलग। और आप बताओ अगर पानी डालने पर पानी 20% हो रहा है तो बताओ 80% जो बचा वो तो दूध होगा, तो यहाँ अब 80 आएगा, क्योंकि ये सिर्फ दूध है और ये भी दूध आएगा। इसमें यहाँ पर दूध भी और पानी भी था तो इसलिए 100% लिया था, यहाँ सिर्फ दूध है तो 20% पानी था तो 80% दूध होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, 20 से कट जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 प्लस के 4x बराबर 36 ऐसे आ जाएगा, और 4x बराबर 16 इधर जाएगा तो माइनस का प्लस, यानी कि माइनस का बचेगा, सॉरी प्लस का 20 बचेगा, और x बराबर फिर से 5, यानी कि ये दोनों चीज दोनों बराबर है। आप तरीका कोई सा भी लगा सकते हैं, और ध्यान रखना है कब कहाँ क्या रखना है। आपका आंसर 5 लीटर था। ताजा फलों के 68% पानी है, ताजा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त हो सकते हैं ये बताना है। ताजा फल थे और सूखे फल थे, और आप मुझे बताओ अगर ताजा फलों को लिया हमने 68% पानी निकला, बाकी जो शेष बचा 32% क्या वो रस होगा? रस ही तो होगा वो। और सूखे फल लिए, सूखे फलों में 20% पानी मिला, तो 20% पानी मिल रहा तो बाकी परसेंट जो बचे वो तो रस होगा। तो पहले देखते हैं हम ताजा फल। ताजा फलों में ये तो हुआ आपका पानी और ये हुआ क्या? ये हुआ रस। तो ताजा फलों में अगर 68% पानी है, 68% पानी हुआ तो रस कितना बच रहा? रस बचा 32%। फ्रैक्शन बनाओगे इसकी तो ये कट जाएगा 4 से 17 बार और ये कटेगा 8 बार, यानी कि 17 पानी था तो 8 रस था। ये हुई ताजा फलों की बात। अब सूखे फल, सूखे फलों में पानी अगर 20% है तो 80% क्या होगा? 80% 20% पानी है तो 80% होगा उसमें क्या? रस। और 80% और 20% का मतलब 20 ही का ना, 20 और 20 चौक 80। अनुपात जो बन रहे हैं आपके वो एक तो 17 और 8 का और 1 का और 4 का, ये तो बने। ताजा फलों में पानी 17 था और रस 8 था, सूखे फलों में पानी 1 है और रस 4 है। जब आपको ताजा और सूखे फल वाले सवाल मिले तो आपको उनका रस बराबर करना है, पानी बराबर नहीं, रस बराबर करना है, क्योंकि पानी तो आप कितना भी डाल दो कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन फलों में रस बराबर करना है। तो वो चीज करने के लिए रस यहाँ 8 है और यहाँ रस कितना है? 2। अगर मैं 2 से गुणा इसमें कर दूं तो 2 से ही इधर करनी पड़ेगी, तो ये अनुपात बनेगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा? 8। अब हमारे पास रस दोनों बराबर हो चुके हैं। जब रस बराबर हो जाए तो आपको या तो ताजे फलों की संख्या मिलेगी सवाल में, या फिर सूखे फलों की संख्या मिलेगी। सवाल में किस चीज की संख्या आ रही है? ताजा फलों की संख्या है, और इन ताजों से सूखे बनाने हैं। और ताजा फलों का मान तो यही था 17 और 8। 17 रस पानी था और 8 रस था, दोनों को मिलाएंगे तभी तो फल मिलेगा ताजा। पानी को मिलाया था, रस को मिला तो फल मिला नहीं, पूरा फल मिल जाएगा। तो 17 और 18 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 17 और 18 25, और ताजा फल 25 हमारे हिसाब से बने हैं, सवाल के हिसाब से कितने हैं? 100। 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। 1 का मान अगर 4 है और हमें सूखे फल प्राप्त करने हैं। सूखे फल कितने हैं? सूखे फल में पानी था 2, रस था 8, टोटल जब मैं जोड़ दूंगा तो पूरा सूखा फल मिल जाएगा। तो पूरा सूखा फल कितना है? ये 10। 1 का मान अगर 4 है तो इस 10 की गुणा इस 4 में कर दो, कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 40 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे, और ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, ताजा अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलो हो तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा ये बताना है। पिछले सवाल में ताजा फल दिए थे, इस बार सूखे फल दे दिए। बस तरीका सेम वही है करने का, चेंज कुछ नहीं, संख्याएं चेंज है। ताजा अंगूर है और आप बताओ अगर ताजा अंगूरों में 80% पानी है, ये हुआ आपका पानी, तो बाकी तो रस होगा। 80% पानी है तो 20% रस होगा, और इनका अनुपात बनेगा कितना? 4:1। ताजा अंगूरों की बात होगी। अब इसी पे सूखे अंगूर आ जाएंगे। सूखे अंगूरों में
10% अगर पानी है तो बताओ 90% रस होगा, 0 से 0 कर जाएगा, यानी कि 1:9। और आपको जब पहले सवाल में बताया गया था कि रस बराबर करना, रसों का अनुपात 1 है और यहाँ 9 है, तो रस ही बराबर करने हैं, बाकी कुछ नहीं। ये 9 है और ये 1 है, इस 1 में अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 9 बराबर हो जाएगा। 9 से गुणा यहाँ भी होगी और 9 से ही गुणा यहाँ होगी, तो 9 से जब गुणा यहाँ होगी तो ये अनुपात बनेगा कितना, 9 चौक 36। नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिख लो 9 चौक 36 और 9 का ना 9, और इन वाला सूखे वाले अंगूरों का अनुपात है 1:9। पिछले सवाल में ताजा फलों का मान दिया गया था, इस बार कितना किसका, सूखे वालों का। और आप बताओ पानी ये था सूखे का और रस ये है, दोनों को मिला दो तो रस पूरा फल बन जाएगा सूखा। तो पूरा फल 9 और 1 10 भार का है, यानी कि पूरा एक फल 10 किलोग्राम भार का था, लेकिन 10 किलोग्राम टोटल कितने का है, 10 के बराबर। इस बार 250 दिया है, तो 1 बराबर 25, 1 का मान 25 है और हमें निकालना है ताजा फलों का, ताजा अंगूरों का भार। ताजा अंगूरों का भार तो ये है 36 और 9, दोनों को मिलाएंगे तभी तो पूरा भार बनेगा। 36 और 9 कितना हो जाएंगे, 45। 1 का मान अगर 25 है तो इस 25 की गुणा 45 में कर दोगे तो 25 गुणा 45 आ जाएगा आपका 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12 और 25 चौका 100 और 12 112, यानी कि 1125 किलोग्राम भार था सूखे अंगूरों का। तो आपको आंसर 1125 किलोग्राम ये ताजा अंगूरों का मालूम किया गया है, ताजा अंगूरों का भार आ चुका है और यही आपका आंसर है। और चैप्टर RS अग्रवाल जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। बाकी कल फिर दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से प्यार से त्योहार मनाना, उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाना। धन्यवाद।